आइए खबरों की करते हैं शुरुआत। संसद सुरक्षा सेंध के आरोपी नीलम के घर TV9, जी हां, TV9 पर आरोपी नीलम की मां का बयान। घटना से पहले नीलम ने फोन किया था, ये जानकारी सामने आ रही है। नौकरी के लिए परेशान थी नीलम, धरने प्रदर्शन में जाया करती थी नीलम। आपकी बेटी भी कल आपसे 11 बजे पूछी कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, दवाई ले रही हो कि नहीं ले रही हो, तो इस तरह से पूरा ख्याल रखती थी आपका वो? हाँ, सारा ख्याल रखती थी। कदे झगड़ा है को नहीं करे हमारे बच्चा गल्ला, मेरा झगड़ा ही नहीं देखा हमने कदे। पढ़ाई तो मतलब रखा थी, सारा का तो ख्याल करा ही थी। वह किसा है कून के और है ठीक सो न्यू तो फोन करया कर दी। फिर इस बात का तो नहीं बेरा हमने भी आड़त दिल्ली गई है सीधी भाई उड़ा पढ़ा कर दी उड़ गई है। इस बात का तो उसने बेरा है, इस बात का तो हमने थोड़ा बेरा है। इस बात का पढ़ने में कैसी थी वो? पढ़ना मतलब दोनों का पहला नंबर है मेरी लड़की। स्टैट नेट सी टेट क्लियर सौखे को नहीं करने पड़े। अच्छा, सब कुछ क्लियर कर लिया? सारा कुछ क्लियर है उसका। अच्छा, हाँ, MA BEd MPhil सारी क्लास रेगुलर करा की उसने। अच्छा, हाँ। क्या बनना चाहती थी वो? तो नहीं बनना चाहती भी, बड़ी नौकरी पा जा, बड़ी नहीं पाई तो छोटी कान भी भाज रही थी। वह कम से कम कोई सरकारी नौकरी। हाँ, भी सरकारी नौकरी के वजह तो वह पूरी परेशान थी। और कोई ये धरने प्रदर्शन पर जा कर दी, जाट जमींदारा का गला किसाना गला जा कर दी, किसान उती लेकर जा कर दे। कल मेरी लड़की कदे नहीं गई। आम लोगों की भाषा जो है बोलती थी, आम लोगों की परेशानी उठाती थी। हाँ, जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है उन लोगों का कभी आप लोगों के घर पे आना जाना हुआ? उनके जो 2-3 लोग और जो उसमें पकड़े गए हैं? ना जी कदे भी नहीं होया। कभी इस बात का नेम मैं दूं। फिर एक परेशानी तो सहमत हूं मैं, जो मेरी लड़की भीतर अंदर जो बम बगाए गए, धुआं छोड़ा गया, जो कारण था वह अंदर थे। मेरी लड़की तो फिर भी बाहर नारे लावे थी, बाहर तो अरेस्ट करी है, अंदर तो नहीं थी मेरी लड़की। और TV9 की टीम नीलम के घर भी पहुंची है, वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है। नीलम के कमरे में दीवारों पर कविताएं लिखी हुई हैं। नीलम के कमरे में दुनिया का नक्शा भी बना हुआ मिला, तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नीलम के घर पहुंची TV9 की टीम। इस वक्त हम नीलम के कमरे में मौजूद हैं, गांव का वो घर जहां वो पली बढ़ी, और ये उसका कमरा है। बताया जाता है कि वो एक्टिविटीज जो है ये बहुत सारे सेट वगैरह बनाती थी, तो इसका मतलब है कि वो तैयारी कर रही थी कई सारी चीज़ों की, और जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रही थी। ये सारे सेट्स हैं। अब आपके स्वभाव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए उसका सारा सिस्टम लिखा हुआ है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जिनमें अकेले अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। वक्त बहुत बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना ही जिंदगी है। भूले वाले सारी बातें याद है, इसलिए जिंदगी में विवाद है। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई कर लेता है। वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। जब जरूरत होती है तो लोगों की बात करने का तरीका बदल जाता है। ये सब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके कमरे में हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम की भी तस्वीर है, और इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर है। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और ये सारा कमरा है जिस कमरे में वो यहाँ पे रहती है। ये उसके तस्वीर है जिसमें कि उसके परिवार और उसके टीचर, स्कूल के जो दोस्त हैं उसके साथ जो है वो है। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, और जींद से या नीलम के घर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुमार कुंदन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, घर वाले तो यही कह रहे हैं कि नीलम बहुत पढ़ी लिखी थी। क्या इतनी पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं पता था कि वो जो करने जा रही है, जिस प्लानिंग में वो शामिल थी, वो संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला है? बहुत कम देखता हूँ, तो उनका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। मैंने बोला क्या बात होगी? बोला कि टीवी ऑन कर एक बार। मैं नीचे से मेरे बेडरूम से ऊपर गया, तो जाके टीवी ऑन किया, तब देखा मैंने, तब पता चला मेरे को भी। मतलब टीवी के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि ये सब कुछ? हाँ, टीवी के माध्यम से पता चला मैं। और उसके पहले आपकी बात हुई थी 11 बजे के आसपास? हाँ, नहीं, सुबह हुई थी 11 बजे के आसपास, नहीं सुबह बात हुई थी उनसे। अच्छा। तकरीबन 8-9 बजे बात हुई थी उनसे, और मेरे से तो हुई भी नहीं। वो मेरी वाइफ से बात हुई थी। अच्छा।
अपनी भाभी से उन्होंने कहा। हाँ। कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो इस तरह की भी घटना को अंजाम देना चाहती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसी करके कोई बात होती है, हमें यही पता होता कि वो दिल्ली जाएगी तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसको ही पता है इस बात का। मेरे पिताजी बहुत स्टिक हैं, ठीक है, हलवाई हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे का उनको ही पता है कि ये काम करने से इज्जत होगी, ये ना काम करने से बेइज्जती होगी, हमें पता है इस बात का। अब सारा देश हमारे पे उंगली उठाने लग रहा है, हमें इस बात की शर्मिंदगी नहीं है, हमें भी पता है कि उन्होंने गलत किया है और इस बात से हम सहमत है कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, उनका तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने नारेबाजी की है, जो उन्होंने मांग रखी है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल जायज है। मतलब बेरोजगारी की बात और ये सब कर रही है, आप उसको जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किया उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, वो गलत है, लेकिन जो उन्होंने आवाज उठाई है वो बिल्कुल जायज है। जिन लोगों के साथ वो थी, कभी उन लोगों के बारे में आप लोगों को कुछ पता चला कि वो लखनऊ के किसी लड़के के साथ थी, या फिर महाराष्ट्र के किसी लड़के के संपर्क में थी, या बैंगलोर के, या फिर विक्की जिसके घर पे गुड़गांव में रुके थे ये लोग, इनमें से किसी को आप लोग जानते थे? मैं तो इन सब लोगों का नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, मेरा तो खुद नहीं पता ये कौन है, कहाँ से हैं, कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी सर। मैं बताते हैं कि किसान आंदोलन वगैरह में भी ये जाती रहती थी। किसान आंदोलन को तो मैं सर बार बार बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन में वो अकेली नहीं जाती थी, सारा गांव जाता था, मैं भी जाता था, मेरे पिताजी भी जाते थे। उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी, वो तो किसानों को भी आतंकवादी बोल रहे थे, वो तो अपने वोट से मतलब है उनको, उन्होंने आम जनता से, किसानों से, हमसे, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने घर में देखा, बहुत अच्छी कविता वगैरह लिखी है उसने, तो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी आप लोगों की। आप उसकी डिग्री से हिसाब लगा लीजिए, आप कितने पढ़ लिखी है, कितनी अच्छी थी वो। जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में HTET का पेपर क्लियर कर सकती है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी अच्छी थी पढ़ाई में। उसका HTET रखे रखे वैकेंसी नहीं निकली सरकार में, इसमें रखे रखे एक्सपायर हो गया HTET। दोबारा 3 तारीख को पेपर दे गई है वो HTET का, आप देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए इस बात को। अगर उनको यही काम करने थे तो ये 3-3, 4-4 हजार रुपए का ड्राफ्ट कटवा के तो पेपर देने की क्या जरूरत थी? ये तो आप भी समझदार हो। अगर उनको यही काम करने थे, आतंकवादी ही बनना था, ये मीडिया बोल रही कि आतंकवादी है, सभी यही बोल रहे अब तो, वे आतंकवादियों वाला काम किया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, बम फेंक दिया। ये तो ठीक है, बोल दिया भाई, ठीक है, गलती हो गई। अगर उनको यही काम करने थे यार, हमें पता होता तो हम उनके ड्राफ्ट क्यों कटवाते 2-2 हजार रुपए के? पेपर दिलाने के लिए मेरी माँ क्यों जाती उसके साथ? क्या जरूरत थी फिर पेपर देने की उनको? अगर किसी को ये पता कि मैंने ये काम करना है, पेपर का उसका तो लिंक बहुत लो, आसपास भी नहीं है। परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हालांकि मैं बात पूछ रहा हूँ, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। अभी तक तो रहा नहीं, अब हो गया है। अभी तक तो हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा नहीं है। आप लोग मिलने वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली वगैरह जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं? अभी तो ये कह रहे हैं कि आप जाओगे आपको ही धरेंगे, पहले डर के मारे हम ही नहीं जा रहे। मैं खुद आ रहा था, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार होके घर से सुबह 8:30 बजे निकला था मैं। अब ये आए तो पता चला कि अब आप जाओगे तो आपको ही धर लेंगे वहाँ पे। क्या करेंगे जाके फिर वहाँ पे? अब तो जब कोर्ट में पेश होगी तब वकील के थ्रू, वकील के साथ ही हम भेंट करेंगे। पुलिस ने आप लोगों से कोई संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं किया। चलिए, तो पुलिस ने कुमार कुंदन, अगर आप सुन पा रहे तो उनके भाई से जरा पूछिए, यहाँ पे अगर आप सुन पा रहे तो एक सवाल है स्टूडियो से, पूछिए उनसे कि क्या कहना चाहते हैं वो। क्या नीलम की इस गलती के लिए सरकार से वो कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन टीम से कहेंगे कि माफ कर दिया जाए, या फिर वो जैसे बोल रहे हैं कि नीलम ने गलत किया तो जो भी उचित कार्रवाई है वो हो नीलम के ऊपर? क्या नीलम के जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए क्या सरकार से आप अपील करेंगे कि जो उचित कार्रवाई हो वो, मतलब उसको एक तरह से रहम वगैरह की बात करेंगे आप लोग? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कार्रवाई करनी है उचित तरीके से करें। जो ये इन्होंने धाराएं लगाई है ना, ये बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल सरासर गलत है। एक स्टूडेंट के हिसाब से देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, उसको आतंकवादी घोषित ना करें। कई सारे लोकल लोग भी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो कुछ भी हुआ है उसको किस तरीके से आप? बस सही होया है, पढ़े लिखे बच्चे और क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? अरे तो एक समय ऐसा होगा। चलिए ठीक है कुमार, आप वहां पर बातचीत करते रहिए। तो जो नीलम के भाई हैं
उनकी तरफ से बताया गया कि आखिर कैसी थी नीलम और किस तरह से पढ़ाई में भी काफी तेज थे, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा आश्चर्यचकित है जिस तरह से नीलम का नाम इस पूरे कांड में सामने आया। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच में जुटी है पुलिस। 1 साल से किस गतिविधि में शामिल थे ये सभी, दिल्ली कितनी बार आए और क्यों आए, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। किस विचारधारा से ये चारों प्रभावित हैं। संसद के स्मोक कांड को लेकर कई गंभीर सवाल उठे, जिसका जवाब जानने के लिए पुलिस आरोपियों के बैकग्राउंड को जांचने में जुट गई है। तफ्तीश के 10 पॉइंट्स आपको बताते हैं। आरोपियों की पढ़ाई कहां से हुई, पिछले 1 साल में किन गतिविधियों में शामिल रहे, कभी किसी धरने प्रदर्शन या किसी रैली में शामिल थे, आरोपी कितनी बार दिल्ली आए और क्यों आए, साजिश से पहले दिल्ली में कब आए और कहां पर रुके थे, संसद भवन के पास कल पहली बार आए या फिर पहले रेकी की, आरोपियों की सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटी थी, आरोपी किस विचारधारा से प्रभावित हैं, फोन पर आरोपियों ने किस किस से बात की, मोबाइल लैपटॉप समेत दूसरे डिजिटल डिवाइस में क्या है। मतलब साफ है, आने वाले समय में इस मामले को लेकर और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और इस बीच बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि इंडिया गेट पर ही सभी आरोपी आपस में मिले थे। संसद में घुसपैठ से पहले इन्होंने मुलाकात की थी। अमोल शिंदे ने सभी को कलर वाले जो स्मोक कलर था बकायदा वो इसी ने मुहैया कराया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों को लेकर एक और नया खुलासा सामने आया है। घटना वाले दिन सभी आरोपी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए, जहां सभी को कलर स्प्रे बांटा गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर आया था। अमोल शिंदे ने ही सभी को कलर वाले पटाखे बांटे थे। सागर शर्मा ने 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से सांसद प्रताप सिन्हा के पीए से पास कलेक्ट किया, जिसके बाद 12 बजे इन सभी आरोपियों ने संसद भवन में एंट्री ली। पुलिस अमोल शिंदे के बैकग्राउंड की जाँच के लिए उसके घर पहुँचे। दिल्ली पुलिस भी अमोल शिंदे से पूछताछ कर रही है। युवक का कोई भी पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। महाराष्ट्र पुलिस उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। पूरे घर में तलाशी भी ली गई है। वहीं अमोल शिंदे को जानने वाले का कहना है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था। क्या आगे उन्हें कुछ मिलिट्री भर्ती, कुछ पुलिस भर्ती इसकी कोशिश में रहे वाला, बाद में उन्हें किधर चला गया वो पता नहीं। हमारा दिखने को तो ऐसा अच्छा दिखता था हमारे को, उसके अपेक्षा तो थी कोई तो भी नौकरी लगना सरकारी, उसके तलाश में था उन्हें। और देखिए इस मामले में परत दर परत खुलती जा रही है। और इसी बीच एक और जानकारी मिली है कि संसद की काफी दिनों पहले ही रेकी कर ली गई थी, जहां मनोरंजन ने मार्च में इसकी रेकी की थी। और कहा यह भी जा रहा है कि सागर शर्मा ने भी जुलाई में संसद भवन के बाहर की रेकी की थी। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाकर पूरे देश को चौंकाने वाला मनोरंजन डी सबसे पहले दिल्ली आया था। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले मनोरंजन डी इस साल मार्च में दिल्ली आया। विजिटर पास लेकर संसद भवन की रेकी की थी। इस दौरान पुराने संसद भवन में बजट सत्र चल रहा था। रेकी के दौरान ही मनोरंजन डी को यह पता चला था कि कहां पर जूते की जांच ठीक से नहीं होती है। वहीं लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा को लेकर भी बड़ा खुलासा सामने आया। इस साल जुलाई में सागर शर्मा लखनऊ से दिल्ली पहुंचा था, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया। सागर ने बाहर से ही नए संसद भवन की रेकी की थी। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपी 10 दिसंबर को एक एक कर अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। बेंगलुरु से मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था। वहीं घटना के बाद आरोपी सागर के मामा ने एक बड़ा बयान भी दिया है। मिल रही है भाई, मिल रही है। अचानक क्या हो गया कभी देखा नहीं, किसी बार नहीं। और संसद कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों के गुरुग्राम कनेक्शन पर खुलासा हुआ। गुरुग्राम में आरोपियों की मीटिंग का ठिकाना। संसद भवन की सुरक्षा में चूक और गुरुग्राम का क्या है कनेक्शन, हम आपको दिखाएं। उससे पहले यह घर इस मामले में एक मजबूत कड़ी माना जा रहा है। दरअसल इसी घर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली थी, जिसके बाद गुरुग्राम के इस घर में छापेमारी हुई। इसके बाद विकी शर्मा और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम के अपने घर में संसद भवन के स्मोक अटैक के आरोपियों को शरण दी थी। सभी आरोपियों ने विकी शर्मा के घर पर मुलाकात की थी। अब दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उसके बाद मामले में आगे की जांच बढ़ेगी।
पूरा मैटर ये इन्वेस्टिगेशन का है। अभी दिल्ली पुलिस इसमें संगीनता से जांच कर रही है। हमारे बिहार पे हम अभी इतना ही बता सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में हैं। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग कि जो भी जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस हमसे संपर्क करके कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगी, हम साझा करेंगे। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस मिलकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। और फरार आरोपी ललित झा की लोकेशन मिली है। नीमराना में ललित की लोकेशन मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है, स्पेशल सेल के नीमराना पहुंचने पर ललित फिर से वहां से फरार हो चुका है। स्पेशल सेल की 2 टीम ललित की तलाश में जुटी हुई है। नाम ललित झा, संसद में स्मोक कांड का वो आरोपी जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन जल्द ही ललित भी कानून के शिकंजे में आ सकता है क्योंकि इस फरार आरोपी की तलाश तेज हो चुकी है। सोर्सेस के मुताबिक ललित की लोकेशन राजस्थान के निमराना से ट्रेस हुई है। हालांकि स्पेशल सेल की टीम जब निमराना के गंडाला गांव पहुंची तो ललित वहां से भी भाग गया। अब स्पेशल सेल की 2 टीमें सिर्फ ललित की खोज में जुट गई हैं। अब आपको बताते हैं आखिर आरोपी ललित झा की इस पूरे मामले में क्या भूमिका बताई जा रही है। दरअसल पुलिस सोर्सेस का दावा है कि फरार ललित झा संसद के बाहर मौजूद था। आरोपी की ललित ने ही हंगामे का वीडियो मोबाइल में बनाया और मौका मिलते ही संसद भवन के बाहर से फरार हो गया। ललित ने ही घटना के बाद अपने एनजीओ से जुड़े लोगों को स्मोक कांड का वीडियो भेजा। और वहीं फरार आरोपी ललित के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट सामने आया है। हंगामे का वीडियो एक एनजीओ को भेजा था। मैसेज में मीडिया कवरेज की बात भी लिखी थी। एनजीओ की भूमिका की अब जांच कर रही है पुलिस। मीडिया कवरेज देखिएगा और वीडियो साफ। जय हिंद। ये व्हाट्सएप मैसेज है जो फरार आरोपी ललित झा की ओर से एनजीओ को भेजा गया। अब पुलिस ललित की ओर से भेजे गए संदेश और एनजीओ की भूमिका को भी जांच रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो संसद के अंदर हुए स्मोक कांड के बाद ललित की ओर से भेजा गया था। ललित ने अपने एनजीओ पार्टनर को ये दोपहर मैसेज 12:51 पर भेजा। उनके एनजीओ पार्टनर ने इस मैसेज का जवाब दोपहर 3:46 पर दिया। उसने लिखा, ठीक है ललित जी, ये कहाँ पे हुआ था। सूत्रों के हवाले से ललित को लेकर खुलासा ये भी हुआ कि हंगामे के बाद ललित सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर भाग गया था। साफ है, ललित झा के पुलिस की गिरफ्त में आते ही कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में ललित झा की तलाश तेज कर दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि संसद सुरक्षा सेन मामले का मास्टरमाइंड ललित झा, उसी ने आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया था। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसने। आरोपियों के फोन लेकर अब भी फरार है ललित झा, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो ललित ने ही आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया था। बताया जा रहा था विक्की शर्मा नाम के शख्स के घर पर ये रुके थे सभी लोग। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में ललित को ट्रेस करना, उसकी लोकेशन तक पहुंच पाना, क्योंकि इसके पास ही बताया जा रहा है कि बाकी आरोपियों के फोन मौजूद। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो तफ्तीश है उसके तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि इस पूरी जो साजिश थी इसके पीछे दरअसल एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी को तैयार जो किया था वो ललित झा ने ही किया था। और ललित झा के कहने पर ही ये चारों आरोपी जिन्होंने संसद के बाहर और संसद के अंदर इस स्मोक कलर अटैक को अंजाम दिया, ये चारों उसी के कहने पर गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर पहुंचे। वहां पर बाकायदा मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि 2 कौन लोग अंदर जाएंगे, 2 कौन से लोग बाहर रहेंगे। ललित झा ने यह भी बताया कि वो खुद इसका वीडियो शूट करेगा पूरे घटनाक्रम का बाहर रहकर, और वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा। और जैसा कि उसने किया भी, उसके बाद ये भी तय हुआ था कि जो चारों आरोपी जिस वक्त संसद के अंदर जाएंगे या फिर बाहर इस घटना को अंजाम देंगे, उस दौरान उन चारों का मोबाइल फोन ललित झा की कस्टडी में रहेगा। और ललित झा ने अपने पास वो फोन भी रखे और मौके से जैसे ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा वहां से फरार भी हो गया। तो लिहाजा अब पुलिस की जो पूरी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं अब ललित झा के ऊपर आकर टिक गई है। पुलिस का पूरा शक मास्टरमाइंड होने का ललित झा के ऊपर आकर टिक चुका है। और ललित झा की तलाश में राजस्थान के जितने भी संभावित ठिकाने उसके हो सकते हैं, वहां पर कई टीम रेड कर रही है। लास्ट लोकेशन उसकी निमराना में मिली थी, निमराना के अंदर भी एक टीम मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि अब तक की जो तफ्तीश है उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ललित झा के ऊपर शक की सुई जा रही है कि इस पूरे ये जो पूरी साजिश थी उसको ललित झा ने ही तैयार किया था। लेकिन
लेकिन क्या ललित झा के ऊपर भी कुछ और लोग मौजूद हैं जिन्होंने ललित झा को इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया? तो इस एंगल पर भी तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जितेंद्र बता रहे थे कि ना सिर्फ ललित झा बल्कि क्या ललित झा के ऊपर भी कोई हो सकता है, इसकी भी जांच परख की जा रही है। और देखिए इसी बीच सभी आरोपियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जांच की जा रही है। क्या पहले भी संसद आए थे, इसमें से कोई भी आरोपी, पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड भी जांच किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार ये सारी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। सभी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। देखिए लगातार उनकी सारी जानकारियां इकट्ठा करने में लगी है पुलिस की जांच टीम। स्पेशल सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी करीब 9 महीने पहले चंडीगढ़ में किसानों के प्रोटेस्ट में मिले थे। इसी साल मार्च में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास सभी आरोपियों की मुलाकात हुई थी। उस वक्त किसानों ने एयरपोर्ट रोड ब्लॉक कर दिया था। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन के वक्त हुई मुलाकात से कई राज खुले हैं। चंडीगढ़ में हुई इस मुलाकात के बाद सभी आरोपी विशाल उर्फ विकी के गुरुग्राम वाले घर पर मिलते रहते थे। अक्सर सभी आरोपी देश के सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करते थे। खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की मांग, अग्निवीर और 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को फिर से उठाने की रणनीति बनाई थी। सरकार को घेरने वाले मुद्दों को उठाने का इरादा कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन सभी 6 आरोपियों के पीछे कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है? क्या इन सभी आरोपियों का इस्तेमाल किसी सियासी साजिश और प्लानिंग के तहत किया गया? आरोपी विशाल को उसके गुरुग्राम वाले घर से हिरासत में लिया गया है, तो आरोपी ललित झा को स्पेशल सेल की टीम लगातार तलाश कर रही है। कई राज्यों में छापेमारी अभियान चलाया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जल्द ही ललित झा की गिरफ्तारी होगी। और संसद कांड मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। संसद आने से पहले इंस्टाग्राम पर सागर शर्मा का पोस्ट, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है सफर कितना हसीन होगा। 15 से 16 घंटे पहले सागर ने इंस्टाग्राम पर यह लिखा था। ये संसद के अंदर स्मोक कांड के बाद बाहर की ली गई तस्वीर है, जिसमें आरोपी सागर शर्मा को पुलिस ने दबोचा। अब खुलासा हुआ है कि संसद आने से 15 घंटे पहले सागर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह कि सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पोस्ट संसद की सुरक्षा में सेन से पहले पोस्ट लिखी गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सागर शर्मा कौन से प्रयास की बात कर रहा है, किस जीत की बात कर रहा है सागर शर्मा? क्या सागर साथियों को कोई इशारा कर रहा है? क्या साजिश से पहले कोर्ट के जरिए बात हो रही है? जाहिर है तफ्तीश की कड़ी आरोपियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ती है, क्योंकि खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी नीलम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और लगातार जंतर मंतर समेत दूसरे विरोध स्थलों की तस्वीर पोस्ट करती थी। और कई राज्यों से जुड़े हैं संसद घटना के आरोपी। लखनऊ से सागर शर्मा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसियों ने सागर शर्मा की चौंकाने वाली बात बताई है। 3 महीने पहले ही लखनऊ आया था सागर। सागर के रिश्तेदारों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो किसी बड़े साजिश का शिकार हो गया। इतना ही नहीं, सागर के रिश्तेदार तो इस बात पर भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है उसे बड़ा लालच दिया गया हो, कि फंसाया गया है। बस मैं इतना जानता हूँ। अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता है फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसी मुलाकात हुई होगी। साथ ही सागर के पड़ोसियों ने ये भी जानकारी दी है कि वो घर पर कम ही रहता था। अभी 3 महीने पहले ही लखनऊ आया था। कुछ राजनीति में रुचि थी उसकी? यहाँ राजनीति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ज़्यादा रहता ही नहीं था यहाँ। अभी तो बाहर गया था, बाहर से आया था। ये 3 महीने से यहाँ रिक्शा चला रहा था। संसद भवन में बवाल मचाने वाले सागर शर्मा को जानने वाले ये भी कह रहे हैं कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। और देखिए, आरोपी सागर शर्मा के घर लखनऊ पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। उम्मीद नहीं थी सागर ऐसा करेगा। सागर शर्मा के दोस्त ने कहा, क्रांतिकारी विचारधारा का था सागर शर्मा, दोस्त की तरफ से कहा गया। सागर के जो दोस्त हैं और पड़ोसी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या बात हुई थी। ये बताइए, आप सागर को जानते हैं? जी हाँ। कौन है आपका? पड़ोसी है हमारा। अच्छा,
ये बताइए मतलब बात कब हुई थी, आखिरी बार बात कब हुई थी साथ? अब इस समय तो ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ये है कि अब जब दिखते थे तो हेलो हाय वगैरह हो जाता रहा उनसे, बाकी इतना ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी उससे। बचपन का दोस्त था आपका? फिर बात बचपन में खेलते वगैरह थे साथ में, बचपन में दोस्ती थी। तो क्या दिल्ली जब गए आपको पता था? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं थी। असल में वो जाता रहता था थोड़ा बाहर, जैसे बेंगलोर गया तो वो जाता रहता रहा, तो मतलब इस विषय में जानकारी नहीं थी। अच्छा बताइए कि इस तरीके की जो घटना उसने की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि असल में ना उसका मतलब लिंक ऐसे लोगों से था भी नहीं, नॉर्मल था, मतलब बंदा जैसे नॉर्मल युवा रहते हैं वैसे टाइप में था, तो इतना बड़ा नहीं लगा हुआ था कि हम लोग को ऐसा कुछ करेगा। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस इतनी बड़ी घटना फिर उसने क्यों की? क्योंकि आप बचपन से उसको देख रहे हैं, तो आप मिलते भी थे, बात भी करते थे, तो आप क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना उसने क्यों की? अब इस बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, किसने उसको मिसगाइड किया। बाकी उसको देख के कभी ऐसा लगा नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ करेगा। तो संसद भवन सुरक्षा चूक के मामले में कार्रवाई भी हुई है। सुरक्षा स्टाफ से जुड़े हुए 8 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। सुरक्षा में सेंध पर इस वक्त जांच जारी है और माना जा रहा है कि अभी और कार्रवाई होगी। संसद की सुरक्षा में चूक पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है, वहीं इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान देते हुए पास देने पर सावधानी बरतने की बात कही। वहीं इतनी बड़ी लापरवाही के बाद एक्शन भी लिया गया। संसद की सुरक्षा से जुड़े स्टाफ के जिन 8 लोगों को सस्पेंड किया गया, उनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित, नरेंद्र बताए जा रहे हैं। सुरक्षा में ये चूक संसद पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के मौके पर हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी एक दूसरे को जानते थे, सभी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई बड़ी चूक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। संसद और आसपास के इलाकों को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। संसद और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल इस इलाके से गुजरने वाले हर वाहन और शख्स की गहन चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही सचिवालय की ओर से कहा गया कि कई सदस्यों के पास स्मार्ट कार्ड हैं। जिन लोगों ने विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रजिस्टर नहीं करवाया, वे करा लें। और देखिए, इसी मामले पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ये भी कहा कि सभी सांसदों को सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि पास देने में सावधानी बरते सभी सांसद। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक को बेहद गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी। Aside as some sort of youthful protest by some some exuberant youth is completely misplaced. This is a security breach, a major security breach, and we have been consistently saying that this government doesn't have the managerial capacity to manage the security of this country. This is a stark reminder of their incompetence. मेरा सवाल ये है कि 3 सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए।
तीन राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस अब नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशल सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी करीब 9 महीने पहले चंडीगढ़ में किसानों के प्रोटेस्ट में मिले थे। इसी साल मार्च में चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास सभी आरोपियों की मुलाकात हुई थी। उस वक्त किसानों ने एयरपोर्ट रोड ब्लॉक कर दिया था। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आज से 500 और इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। एलजी विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली परिवहन विभाग के बेड़े में आज 500 और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 500 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। नई बसों के शामिल होने के बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। इससे पहले दिल्ली में करीब 800 इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी। बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस में चढ़कर मुआयना भी किया। डीटीसी के अधिकारियों ने केजरीवाल को पूरी ब्रीफिंग दी। डीटीसी के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ने से वायु और ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, साथ ही यात्रियों का सफर भी आसान होगा। नई बसों को अलग अलग रूटों पर चलाया जाएगा।